गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट क्लास वी हैव डन द रिवीजन ऑफ यूनिट 1 दैट इज पार्ट 1। तो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर यूनिट 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम की रिवीजन स्टार्ट की थी और उसमें हमने ओल्ड कंसेप्ट ऑफ एटम के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट क्लास के अंदर बच्चों डिस्कस किया था किसके बारे में कि व्हाट आर द मॉडल्स दैट आर रिलेटेड टू एटम। एटम के कितने मॉडल हैं, जैसे जे थॉमसन का मॉडल हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया, रदरफोर्ड का मॉडल हमने डिस्कस किया, इसके अलावा नील्स बोर का मॉडल हमने डिस्कस किया। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बना हमारा लास्ट क्लास के अंदर दैट इज स्पेक्ट्रा, इमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो हमने अपनी लास्ट क्लास में सीखा कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सो बच्चों आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड। तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हमें एक्सप्लेन किया किसने? डी ब्रॉगली रिलेशन ने या डी ब्रॉगली कंसेप्ट ने। अभी डी ब्रॉगली ने हमें क्या एक्सप्लेन किया? डी ब्रॉगली ने हमें एक्सप्लेन किया डुअल नेचर ऑफ मैटर, कि कोई भी मैटर होता है उसका डुअल नेचर होता है, डुअल कैरेक्टर होता है। अब डुअल कैरेक्टर में कौन कौन से कैरेक्टर आ जाते हैं बेटा? डुअल कैरेक्टर में आ जाते हैं वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर। ठीक है, तो उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया। तो डी ब्रोगली, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज डी ब्रोगली, जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि मैटर के दो कैरेक्टर होते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव। जब हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, तब भी हमने ये बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं दे ऑल्सो हैव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑल्सो हैव टू कैरेक्टर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो वेव नेचर के ऊपर हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, आपको पता है। ठीक है, और इसके अलावा जो पार्टिकल नेचर है उसके अंदर हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो कंसेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। ठीक है, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि मैटर हैज ऑल्सो टू कैरेक्टर, कि मैटर के भी दो कैरेक्टर होते हैं। तो वहां से एक डिफरेंस और यहां से एक डिफरेंस बन सकता है। डिफरेंस बिटवीन मैटर वेव्स, जो मैटर होता है उनकी वेव्स में डिफरेंस, और डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स के बीच में डिफरेंस हमारा बन सकता है। जो मैटर वेव्स होती हैं उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है बेटा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। मैंने एच आपको बताया था अपनी लास्ट क्लास के अंदर, दिस इज प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 है। एम यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी यहाँ पर वेलोसिटी है। ठीक है, आप एम और वी की जगह पर यहाँ पर पी भी लिख सकते हैं बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड मैटर वेव। ये मैटर वेव का एक्सप्रेशन है जिसको प्रूव किया, डिराइव किया डी ब्रोगली ने। और हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेरिवेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डेरिवेशन था वो क्या था? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। जो न्यू, और या बोल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। ये हम अपनी लास्ट क्लास में देख चुके हैं इस रिलेशन को। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। हियर द सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट वैल्यू इज 3.3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा इज द वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ द रेडिएशन एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप लैम्डा को इधर करिए, न्यू को इधर किए, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो है लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। और अगर हम बात करें मैटर वेव्स की, उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब हम सॉल्व करेंगे, डिराइव करेंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, यहां मैं एक बार इसका कंसेप्ट लिख दूं तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हम यहाँ एक डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। क्या है हमारे पास? वी नो दैट E इक्वल टू एच न्यू, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग है। जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यू के फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एंड एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट हियर। सो दिस इज द इक्वेशन 1 एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू mc स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। When we relate both equation, then h nu is equal to mc square. Fine. And we know that
न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जब इसे रिलेट करते हैं अच्छे से तो हमारे पास क्या निकल के आता है, लैम्डा को अगर हम इधर लेके जाएं और एम सी स्क्वायर को नीचे लेके आए तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर। सी से सी क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। अब यहाँ सी भी लिख सकते हैं, और अगर किसी हैवी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर v से रिप्लेस कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। c यहाँ पर रेडिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो h अपॉन mv। एंड वी नो दैट mv इज द मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज द मोमेंटम। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन ऑफ द मैटर वेव्स। ये मैटर वेव्स का रिलेशन है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता लगा मैटर वेव्स का रिलेशन अभी मैंने आपको बताया। और दिस कंप्लीट डेरिवेशन इज कॉल्ड डी ब्रोगली रिलेशनशिप, और डी ब्रोगली का डेरिवेशन है। और ये डुअल नेचर की मैटर की, कोई भी मैटर है, मैटर कंटेन एटम, यू नो दैट। ठीक है, मैटर कंटेन एटम आपको पता है, और एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यू नो दैट। एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंटेन फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो अल्टीमेटली डी ब्रोगली एक्सप्लेन दैट मैटर हैज डुअल कैरेक्टर, वन इज पार्टिकल एंड अदर इज वेव कैरेक्टर। So according to wave character of the matter, lambda is equal to किसके इक्वल होता है, lambda is the wavelength, that's why matter have a wave character, lambda is equal to h upon mv, and mv product of mass and velocity is the momentum, so h upon mv. This is the relation of de Broglie relation. Fine. तो अब हमें आपको पता लगा कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम में सबसे पहला कंसेप्ट आया डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का, जिसे डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया, और जो भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया वो डी ब्रोगली का रिलेशन था। ठीक है, तो ऐसा आ सकता है डिराइव द डी ब्रोगली रिलेशनशिप। डी ब्रोगली रिलेशनशिप इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी। नेक्स्ट आ जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट कंसेप्ट इज बच्चे, अब आप ये याद रखिएगा, ये जो कंसेप्ट है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी, इसमें हमारे बहुत से न्यूमेरिकल अटेम्प्ट हो सकते हैं। इन द चैप्टर 2 की बात करें तो बहुत से न्यूमेरिकल बनते हैं चैप्टर 2 के अंदर, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूले हैं चैप्टर 2 के अंदर। ठीक है, मैं सारे फॉर्मूले एक साथ यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर दूंगी, आप वन बाय वन इन्हें याद कर सकते हैं। और हर नोटेशन बेटा आप लोगों को पता होनी चाहिए कि लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड वी इज द वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आएगी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दिस इज द प्रिंसिपल, दिस लॉ एक्सप्लेन बाय द हाइजेनबर्ग। और उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, उन्होंने एक्सप्लेन करना चाहा किसी भी एटम के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, चाहे इलेक्ट्रॉन अपने किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि नील्स बोर ने एक्सप्लेन किया था कि कभी भी इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में नहीं होते, इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं नियर द न्यूक्लियस। ये जरूरी नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने क्या एक्सप्लेन किया, जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन को जब आप माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसकी पोजीशन को आप एक साथ पता नहीं लगा सकते। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइजेनबर्ग। और इस बेसिस पे हाइजेनबर्ग ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अगर जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अगर आप उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ मेजर करना चाहें तो आप वो एक साथ पता नहीं लगा सकते। तो उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, द एक्सप्रेशन इज here P is the momentum, and you know that momentum is the mass of the object, mass of the microscopic particle is fixed. So position represented by x and delta P represent mass is the fixed, but velocity will be changed if you observe both the position and the मोमेंटम बोल कर सकते हैं, या पोजीशन ऑफ द और द वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर आप मेजर करेंगे वो एक एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ मेजर आप नहीं कर पाएंगे। तो डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन पोजीशन, एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेल्टा वी इज द वेलोसिटी ऑफ द दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, एक्चुअल एक्सप्रेशन ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, बट न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करेंगे तो आप ये हटाकर क्या लगाएंगे, इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन को मैंने डेल्टा क्यों रिप्रेजेंट किया बेटा, ये डेल्टा का मतलब चेंज हो जाती है जब आप उस पर रेडिएशन डालेंगे ऑब्जर्व करने के लिए, माइक्रोस्कोप लगाएंगे ऑब्जर्व करने के लिए, उस पर रेडिएशन डालेंगे तो वो अपनी क्या बदल देगा, पोजीशन बदल देगा।
और अपनी स्पीड को भी समवट चेंज कर देगा। तो आप चाहें कि आप इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करना चाहें विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को भी और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को भी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हिजेनबर्ग। सो डेल्टा एक्स इज द पोजिशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एम इज द मास। मैंने डेल्टा पी ऊपर लिया है, डेल्टा पी की जगह मैंने क्या लिखा है, एम डेल्टा वी। मास इज द फिक्स, में वेलोसिटी में भी चेंज, व्हेन वी पुट द रेडिएशन देन वेलोसिटी चेंज कर सकता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अपनी, इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। दिस कंसेप्ट, दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज्ड फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए, व्हाट इज हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऊपर वाला कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इनके आप जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, चाहे वो डी ब्रोगली के कंसेप्ट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो या हिजेनबर्ग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। ठीक है, और दोनों कंसेप्ट की सिग्निफिकेंस आप लोगों को पता होनी चाहिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, एंड सेकंड वन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दोनों के जो सिग्निफिकेंस है वो आप अपने जो नोट्स है उसमें से याद करेंगे। ठीक है, और दोनों की डेफिनेशन याद करेंगे, व्हाट इज द कंसेप्ट, एंड दोनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv फॉर डी ब्रोगली रिलेशनशिप, कैलकुलेटिंग द मैटर वेव्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। एंड नीचे वाला जो हिजेनबर्ग का कंसेप्ट है बेटा, यहाँ से आप डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन निकाल सकते हैं। आपके पास मास होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, h की वैल्यू आपके लिए कांस्टेंट रहेगी, और पाई की वैल्यू आप कांस्टेंट आपको पता है होती ही है 3.14 आप, या फिर 22/7 आप ले सकते हैं। इतना आपको पता चला। ठीक है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है न्यूमेरिकल के अंदर, मास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है हिजेनबर्ग के कंसेप्ट के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी और ऑब्जेक्ट की भी बात हो सकती है, तो उसका मास गिवन आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मास गिवन नहीं होगा। आप लोगों को मास ऑलरेडी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg आपको मास पता होना चाहिए। दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इज द पोजीशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो दिस इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली, एक साथ पता आप उसको नहीं लगा सकते। ठीक है, इतना पता लगा। यहाँ पर डेल्टा पी को मैंने रिप्लेस कर दिया एम डेल्टा वी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बच्चा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये दो कंसेप्ट आपको पता हो, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड, उसके बाद आपको बात पता हो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय स्क्रॉन्जियर। ठीक है, मैंने आपको स्क्रॉन्जियर की एक इक्वेशन भी बताई थी। तो स्क्रॉन्जियर की इक्वेशन में एक हमारे पास सिंबल था, दैट इज साई। ठीक है, जिसे साई बोलते हैं, स्क्रॉन्जियर वेव इक्वेशन। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, राइट द स्क्रॉन्जियर वेव इक्वेशन। आपको स्क्रॉन्जियर वेव इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा स्क्रॉन्जियर ने बच्चे एक्चुअली क्या एक्सप्लेन किया था, स्क्रॉन्जियर ने एक्सप्लेन किया था साई और साई स्क्वायर के बारे में। क्या एक्सप्लेन किया था स्क्रॉन्जियर ने, साई और साई स्क्वायर वर्ड, जो साई स्क्वायर का सिंबल है उसका मीनिंग स्क्रॉन्जियर ने एक्सप्लेन किया था, और ये हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इंक्लूड होता है। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इस बात को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो साई है दैट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, वो एक वेव का एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है। बट जो साई स्क्वायर होता है, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, जो साई स्क्वायर होता है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इट इज सिम्बलाइज्ड बाय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दैट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस के अराउंड कितनी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है साई स्क्वायर। सो इट इज अ सिंबल ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी इंटेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो और वी कैन से दैट जो भी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी वाला रीजन होता है, पूरा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है, उस रीजन को बोलते हैं बच्चे ऑर्बिटल। दैट रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया स्क्रॉन्जियर ने,
और उन्होंने बताया साई के बारे में और साई स्क्वायर के बारे में। साई आप उन्होंने क्या बताया, एक वेव होती है, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। साई इज द वेव फंक्शन दैट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड द साई स्क्वायर रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी where near the nucleus. Probability density means probability of finding the electron near the nucleus. And the reason where the electron finding probability near the nucleus is present, where the reason that area where the probability of finding the electron is maximum, that area is called orbital. उस एरिया को बोला जाता है बच्चों ऑर्बिटल। अब एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि जब हमने ओल्ड कंसेप्ट ऑफ एटम पढ़ा था तो हमें पता लगा था ऑर्बिट के बारे में, और जब हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है वर्ड दैट इज ऑर्बिटल। सो एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल आप लोगों को पता है, ऑर्बिट एक फिक्स पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है, और ऑर्बिटल वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की कैपेबिलिटी है। और ऑर्बिट क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है, फिक्स सर्कुलर पाथ होता है, इन्हें आप शेल्स भी बोल सकते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, जो ऑर्बिट होते हैं उन्हें हमने KLMN से रिप्रेजेंट किया था, बट जो ऑर्बिटल होते हैं इन्हें हम SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगेन आई विल रिपीट, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल? ऑर्बिट इज ए फिक्स पाथ, फिक्स सर्कुलर पाथ, फिक्स पाथ होता है नियर द न्यूक्लियस जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड होंगे। ठीक है, और ऑर्बिटल होता है वो पर्टिकुलर रीजन, वो पर्टिकुलर एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, दैट एरिया इज कॉल्ड ऑर्बिटल। एंड ऑर्बिट इज अ फिक्स सर्कुलर पाथ एंड द ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड बाय KLMN एंड द ऑर्बिटल represented by SPDF, so on. S is the spherical, P is the principal, D is the diffuse and F is the fundamental. आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ऑर्बिट और ऑर्बिटल के डिफरेंस आपको डिटेल में आने चाहिए कि क्या होते हैं। अब बात करते हैं जो ऑर्बिटल होते हैं, क्या इनकी कोई पर्टिकुलर शेप होती है? यस, जितने भी ऑर्बिटल हैं SPDF, इनकी एक पर्टिकुलर शेप है। तो अभी आपको पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करना है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। अगर मैं बात करूं शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, सो शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट इज SPDF, बच्चे 4 ऑर्बिटल होते हैं। डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वो ऑर्बिटल्स बच्चे 4 पार्ट्स में डिवाइड है। मैंने आपको बताया SPDF। जो S की शेप है वो इस तरीके से नजर आएगी आपको, स्फेरिकल। ये आपके पास 3 एक्सिस हैं, XYZ। ठीक है, एटम, कोई एटम भी होगा, एटम स्फेरिकल नेचर का होता है, तो उसके अराउंड जो एक्सिस होती हैं, 3 एक्सिस में उसे डिवाइड किया है XYZ। इस एक्सिस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहीं भी फाइंड आउट हो सकते हैं, ऑन द X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस। और जो S ऑर्बिटल होता है उसको मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब आपको बता दूं, जो S ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है 2 इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं S ऑर्बिटल के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाते हैं, +½ -½ अपर स्पिन, लोअर स्पिन, +½ -½ चाहे आप इस तरीके से यूज करिए, जब आप थ्योरी में यूज करेंगे, ये तो एक डायग्राम हो गया S ऑर्बिटल का, पर थ्योरेटिकल फॉर्म में जब आप यूज करेंगे तो S ऑर्बिटल के अंदर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए, चाहे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए। अब बात करते हैं P ऑर्बिटल की। जो P ऑर्बिटल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, PX, PY, PZ। ठीक है, और इनकी शेप होती है डम्बल। कैसी शेप होती है? डम्बल। ये X एक्सिस है तो ये P ऑर्बिटल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है। दिस इज द शेप ऑफ द PX। ठीक है, और डम्बल शेप है, दिखाने को आप सारे एक्सिस दिखा सकते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ PX। अगर PY को रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द शेप ऑफ द PY, Y, फाइन। और PZ को रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से। दिस इज द शेप ऑफ PZ। फाइन, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ D ऑर्बिटल। F ऑर्बिटल की शेप्स आपके सिलेबस में नहीं है,
इसको हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल की शेप की, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल की शेप की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो डी की 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। 5 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें से किसी की भी डी ऑर्बिटल की शेप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी शेप आपसे पूछ सकते हैं ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में, तो कोई भी शेप आपसे पूछी जा सकती है। आपको सभी की सभी शेप्स क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, आपको बनानी आनी चाहिए। और जो डी ऑर्बिटल की शेप्स होती है बच्चे, ये होती है डबल डम्बल। कैसी होती है? डबल डम्बल। तो आपको पता होना चाहिए डी एक्स की एक्स वाई आपको मैंने बता दिया है, एक्स मान लीजिए, एक को वाई मान लीजिए, जेड एक्सिस मान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो एक जो आपको है एक्स और वाई के पास बनानी है, एक्स और वाई के बीच में टच होनी चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे टच होनी चाहिए, जेड एक्सिस पे टच नहीं होनी चाहिए। और एक आप कहीं भी बना सकते हैं। दिस इज द शेप ऑफ डी एक्स वाई, ठीक है। ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस और इसके यहाँ पर आपने एक बनाई है, ठीक है। और इस शेप को डबल डम्बल शेप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए डी वाई जेड। अब पर्टिकुलर जरूरी नहीं है सभी डी ऑर्बिटल की शेप आपसे पूछी जाए, किसी पर्टिकुलर सपोज आपसे पूछ लिया डी एक्स की बनाइए, डी एक्स वाई की बनाइए, डी वाई जेड की बनाइए। सपोज आपने बनानी है डी वाई जेड की, अभी मैंने आपको बताया है, पहले आप एक्सिस बना लीजिए, एक्स वाई जेड। तो हमारे पास है वाई और जेड, तो आप देख लीजिए शेप आपको इसके बीच में बनानी है, वाई और जेड के बीच में टच होनी चाहिए। और एक शेप आप यहाँ बना सकते हैं, ये तो फिक्स कर लीजिए, ठीक है। और एक बना लीजिए एक्स और वाई को टच होनी, वाई और जेड को टच होनी चाहिए, तो ये होगी वाई और जेड की शेप, डी वाई जेड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे डी जेड एक्स। अब आप डी जेड एक्स की शेप कैसे बनाएंगे? इस तरीके से बनाएंगे, सेम उसी तरीके से 3 एक्सिस लेंगे आप लोग, क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड। तो हम लेना है जेड एक्स, तो जेड एक्स के लिए जेड और एक्स के बीच में बनानी, तो जरूरी नहीं है आप ये लें, आप इसको हटा भी सकते हैं। तो एक शेप आपने क्या बनानी है, जेड और एक्स के बीच में बनानी है, और एक आप इधर बना दीजिए। ये वाली मैंने फिक्स मान रखी है, जेड और एक्स के बीच में आपने शेप बनानी। ये है डबल डबल शेप। और इस सभी की सभी शेप एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्सिस के बीच में है। तो ये तीनों के तीनों डी ऑर्बिटल, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। थ्योरी फॉर्म में आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डी ऑर्बिटल को, याद रखिएगा। ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, बट अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम नहीं करते, थ्योरेटिकल फॉर्म में डी ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक डी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो 5 डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं, 10। तो अभी आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। उनमें से 3 कैसे हैं, 3 ऐसे हैं द इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है बिटवीन द एक्सिस। जहां पर भी मैं लोब्स दिखा रही हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 3 लोब्स है मेरी, या 3 ऑर्बिटल है मेरे डी ऑर्बिटल के, जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है बिटवीन द एक्सिस। अब बात करते हैं बचे हुए 2 ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। 4th डी ऑर्बिटल है बेटा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये दोनों के दोनों डी ऑर्बिटल बनते हैं ऑन द एक्सिस पे। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये तीनों बनते हैं बिटवीन द एक्सिस। एक्सिस आपको पता है, मैंने शुरू से ही बता दी है, एक्स वाई जेड, और ये दोनों बनते हैं ऑन द एक्सिस। ये बात मैं आपको बार बार क्यों बता रही हूं, क्योंकि इस बात का रिलेशन हमारा 12th क्लास के साथ है। 12th क्लास में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, तो उस चैप्टर के अंदर आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि डी ऑर्बिटल की कितनी शेप्स होती हैं। डी ऑर्बिटल की 5 शेप्स होती हैं, 3 शेप होती हैं बिटवीन द एक्सिस और 2 शेप होती हैं ऑन द एक्सिस। अब हम बात करते हैं बच्चे ऑन द एक्सिस शेप की, किसकी, ऑन द एक्सिस। तो ऑन द एक्सिस की बात करें तो हमारे पास आ जाता है, आइए डी की शेप में एक्स वाई ले लो, ठीक है, या कहीं पर भी लिख सकते हो, वाई आप कुछ शुरू से जहां ले रहे थे वहीं ले लीजिए। तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे और दोनों के दोनों ऑर्बिटल बनेंगे ऑन द एक्सिस, 2 ऑर्बिटल बनेंगे और दोनों के दोनों ऑर्बिटल बनेंगे ऑन द एक्सिस के ऊपर, जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है। और शेप कैसी रहेगी, डबल डबल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर की शेप कैसे बनती है बच्चे, डी जेड स्क्वायर की शेप थोड़ी डिफरेंट है। ये जो जेड एक्सिस है, इसी के ऊपर
जी जेड स्क्वायर आपको बताया था मैंने, दो लोब्स हैं, एक लोब जेड स्क्वायर है, एक जेड की लोब दूसरे जेड की लोब, दोनों ने आपस में इंटरमिक्स किया है, मर्ज हुई है, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आती है। और हर लोब में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये बात मैं आपको फोर्थ चैप्टर में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ईच लोब हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक लोब पॉजिटिव होती है, एक ऑर्बिटल के अंदर ही जो एक ऑर्बिटल है उसमें एक लोब क्या होती है, पॉजिटिव हो सकती है, एक नेगेटिव हो सकती है। इलेक्ट्रॉन में भी प्लस हाफ, में भी माइनस हाफ, यू नो दैट। तो इस तरीके से नजर आता है एक्चुअली में, ठीक है। तो आप इसे किस तरीके से, ये नट शेप स्ट्रक्चर होता है, आप इसे इस तरह, दो जेड जो होते हैं वो मर्ज होते हैं और इस तरीके की शेप नजर आती है, इस तरीके की, ठीक है। इस तरीके की शेप नजर आएगी। एक जो जेड का ऑर्बिट है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है चारों ओर स्फेरिकल फॉर्म में, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा, इतना पता लगा एक्चुअली, ठीक है। दिस इज द शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर, ठीक है, जिसमें सिंगल लोब है। आपसे पूछ सकते हैं डी ऑर्बिटल है पर सिंगल लोब प्रेजेंट है, ऐसा डी ऑर्बिटल बताओ जिसमें एक ही लोब है। आपने क्या देखा, मैंने 4 डी ऑर्बिटल और बनाए थे, ठीक है, जिसमें से 3 डी ऑर्बिटल वो थे जिनके अंदर जो लॉब्स थी वो बिटवीन द एक्सिस थी। एक डी ऑर्बिटल ऐसा था जिसके अंदर जो लॉब्स थी, 2 लॉब्स थी बट ऑन द एक्सिस थी। और एक डी ऑर्बिटल मैंने ऐसा बताया जिसके अंदर एक ही लॉब रिप्रेजेंट हो रही है, दिख एक ही लॉब रही है क्योंकि एक लॉब और है बट वो इंटरमिक्स हो गई है। एक लॉब, जो लॉब्स है वो एक ही है, तो सिंगल लॉब वाला जो डी ऑर्बिटल है, सिंगल लॉब वाला डी ऑर्बिटल आप बोलेंगे इसे, तो वो होगा डी जेड स्क्वायर। और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कहां होगी, जेड पे होगी, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको हम बताते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती वो एरिया क्या कहलाता है, वो एरिया कहलाता है नोड। उसे क्या बोलते हैं, नोड। और उस जहां पर वो प्लेन टच होता है उसे बोलते हैं नोडल प्लेन, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट नहीं होती। और नोड 2 टाइप की होती है बेटा, रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड, ठीक है। इसको निकालने का जो फॉर्मूला है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, हाउ वी कैलकुलेट रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड, जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी नियर द न्यूक्लियस नहीं होती, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए अबाउट द नोड्स। फॉर्मूला इज n-l-1, ठीक। अब n-l-1, ये n क्या है, l क्या है, ये बात आपको कैसे पता चलेगा, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें जानना होगा अबाउट द क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं नियर द न्यूक्लियस, कि यार इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कहाँ है, उस ऑर्बिटल रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कहाँ प्रेजेंट है। दैट एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द क्वांटम नंबर्स। एंड क्वांटम नंबर्स जो हैं वो 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स हैं बेटा। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो 4 क्वांटम नंबर की हेल्प से हम क्या बता पाते हैं, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस बता पाते हैं नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अपनी, ठीक है, तो शेप ऑफ द ऑर्बिटल का कंसेप्ट हो गया। अब जो रिमेनिंग कंसेप्ट बचता है बच्चे इस चैप्टर के अंदर, वो बचता है क्वांटम नंबर्स एंड वन मोर टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वन मोर इज क्वांटम नंबर इन डिटेल। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटम नंबर्स की व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। मैंने आपको बता दिया इनका मेन एम क्या है, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट करना नियर द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इतना बताना। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और दोनों में से क्वेश्चन अराइज होता है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द बोथ द टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है बेटा। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।